10th क्लास के भूगोल की चैप्टर में हम शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन पढ़ा रहे थे और बताए थे कि जो ऊर्जा संसाधन है वो ऊर्जा गलत लिखा, वो बड़ा की मात्रा से ऊर्जा लिखोगे। हमने ये बताया था कि ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ये भी बता दिया था। कोयला क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ये पूछेगा तो लिख लोगे। कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, उच्च कोटि का कोयला, निम्न कोटि का कोयला क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल कारकों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे जल विद्युत उत्पादन क्या है। जब नदियों के जल का प्रयोग, माने जल का प्रयोग जब विद्युत के उत्पादन के लिए करते हैं तो उसे ही जल विद्युत उत्पादन के नाम से हम जानते हैं। मानो कि तुम में से कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई ऐसा आदमी है जो जल से विद्युत का उत्पादन करना चाहता है, तो उसके लिए 2 प्रकार के कारक होते हैं बच्चे जो उसको प्रभावित करते हैं। 2 अनुकूल कारक कौन कौन है। पहला अनुकूल कारक इसका होता है भौतिक कारक। क्या होता है जी, माने भौतिक कारक ये है कि माने कौन कौन परिस्थिति होनी चाहिए। तो भौतिक कारक में नंबर 1 में लिखेंगे प्रचुर जल की मात्रा। यदि हम जल विद्युत का उत्पादन करना चाहें तो जल की मात्रा क्या होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में पूरा पानी उपलब्ध होना चाहिए बच्चा। दूसरे नंबर में कि नदी मार्ग में ढलान का होना। जब नदी का जल ऊपर से ढलते हुए एकदम नीचे आती है, जितना स्पीड में रहता है बच्चे उतना ही उसमें विद्युत का उत्पादन आसानी से होता है। तीसरे नंबर में हम क्या लिखेंगे बोलो, जल का तीव्रतम वेग। हमने बताया कि जब टरबाइन चलाते हैं जितने तेज गति से वहाँ पे पानी आएगा बच्चे उतना ही वहाँ बिजली का उत्पादन जल्दी और आसानी से होगा। चौथा कौन सा है, प्राकृतिक जल प्रपात। इसे समझेंगे बच्चे, जल प्रपात किसे कहते हैं। नदियाँ जब भी पहाड़ों से निकल के नीचे आती है बच्चे तो देखना कोई ऐसा पर्वत पठार के जैसा जहाँ से आने के बाद से अचानक पानी नीचे की तरफ गिरने लगे। जैसे बाहुबली पिक्चर देखी होगी नहीं तुम लोग, तो बाहुबली जिस ऊंचाई पे चढ़ाई करने जाता है वो जलप्रपात है। हुंड्रू का जलप्रपात 8वीं क्लास में पढ़े थे कि नहीं तुम लोग, तो वो हुंड्रू का जलप्रपात हमारे पानी का ऊपर से पहाड़ों से चट्टानों से अचानक नीचे की तरफ गिरना ही क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। तो अगर जलप्रपात की व्यवस्था हो और वहाँ पे जहाँ पानी गिर रहा हो वहाँ अगर हम टरबाइन का प्रयोग कर दें तो वहाँ से भी जल विद्युत का उत्पादन आसानी से हो सकता है। ये तो हमारा था भौगोलिक कारक बच्चा। अब कौन सा कारक पढ़ेंगे हम लोग, आर्थिक कारक। मन ये बताओ अगर विद्युत का उत्पादन करना चाहते हो बिना पूंजी का, एक मुर्गी का पोल्ट्री फार्म नहीं खोल सकते हो, तो बिजली का उत्पादन करना है तो बिना पूंजी का कर सकते हैं क्या। तो आर्थिक कारक में सबसे पहला कारक क्या होना चाहिए, सघन औद्योगिक आबाद क्षेत्र। जहाँ भी हम विद्युत का उत्पादन करेंगे वहाँ उद्योग होना चाहिए आसपास में, क्योंकि उद्योग धंधे वाले ही बिजली का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो जब ज़्यादा करेंगे तो पैसा देंगे। और दूसरा क्या होना चाहिए, बाजार। जब विद्युत उत्पादन करोगे तो उसे बाजार में बेचना पड़ेगा ना जी, तो बाजार भी चाहिए। तीसरा है पर्याप्त पूंजी निवेश। जब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा हम लोग विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए मशीनरीज लगते हैं, उसके लिए आदमी लगता है बच्चे, उसके लिए समझ लो कि कई सारे टेक्नोलॉजी लगेंगे। ये जब भी लगेगा तो उसमें पैसा लगेगा कि नहीं, इसलिए पर्याप्त पूंजी निवेश होना चाहिए। चौथा परिवहन के साधन। जब एक जगह बिजली का उत्पादन हो जाए तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन भी होना चाहिए बच्चा। आ रहा समझ में जी, मैंने जिस वाहन के द्वारा कोई वस्तु या सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है वही परिवहन कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो मान लो बिजली भेजना हो तो ट्रक में ला कर भेज देंगे ना हम लोग, हाँ भूल कर भी नहीं बोलेंगे, ट्रक में ला कर भेजेंगे। सब में यस सर कहते रहता है सर। परिवहन में बिजली भेजना होगा तो हम तार से भेजा जाता है बच्चे, समझ पाएगा ना जी। बिजली का तार लगा दिया जाता है जहाँ बिजली का उत्पादन होगा, वो तार जहाँ जहाँ फैलाएंगे हम लोग वो तार के द्वारा ही बिजली जाएगा। ये मत सोचना कि बिजली का उत्पादन हो गया ट्रक में लाद के लेकर चल जाता है, ऐसा सामान बिजली नहीं है बच्चे। तो इस तरीके से जल विद्युत का उत्पादन। अब हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के नदी घाटी परियोजना का वर्गीकरण करें। भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं बच्चों जिनके जल का उपयोग हम बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में करते हैं। और उन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में बच्चे याद करो, हमने तुम्हें बताया था कौन कौन। उसमें से सबसे पहले सतलज नदी, महानदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। कौन नदी कहाँ पे है ये तो बता दिया था मैं तुम लोग को, वहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना था। तो जब नदी को जान गए हो कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ बहती है तो उसी नदियों के किनारे हम कुछ
इसमें से बहुउद्देशीय परियोजना को बनाएंगे बच्चे, और इस बहुउद्देशीय परियोजना को भी जानोगे आराम से। तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना को जो इस पेज में लिखा हुआ है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, उसके बाद से अलग अलग जो परियोजना लिखा हुआ है बच्चे, इसको हम समझेंगे फिर से मानचित्र अध्ययन के द्वारा। मानचित्र अध्ययन में कैसे समझेंगे, फिर से एक बार बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। तो बोर्ड पे जब हम ध्यान देंगे बच्चे, स्क्रीन पे मैं बोर्ड पे बनाते जा रहा हूँ, ध्यान दोगे सभी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे। पहले अपने अपने पेज में देख लो। पहले पेज में हमने लिखवा दिया है, देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना। पहले इसको समझाता हूँ, और इसको समझाने के बाद तब हम मानचित्र में पढ़ेंगे इसका। भाखड़ा नांगल परियोजना विश्व में सबसे ऊंचा बांध इसी में बनाया गया बच्चा। बोलो, पेज देकर बताओ, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। बोलो, पंजाब में बहती है कि गुजरात में? पंजाब में। तो इस तरीके से पंजाब, हरियाणा, डी से हो जाएगा दिल्ली, यूटी से हो जाएगा उत्तराखंड, और एचपी से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इतने राज्य ये भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होते हैं बच्चे। और इसकी विशेषता ये है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है बच्चे? भाखड़ा नांगल परियोजना। 225 मीटर ऊंचा बांध बना गया है। क्वेश्चन पूछता है कई तरीके से, विश्व में सबसे ऊंचा बांध किस परियोजना पे बांधा गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब। मुख्य तौर पे हम लोग पंजाब लिखेंगे, मुख्य तौर पे कहाँ रहेगा? पंजाब। लेकिन वहाँ से नहर वगैरह निकाल कर कई सारा काम किया जाता है। दूसरा परियोजना हीराकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना बच्चे? विश्व की सबसे लंबी परियोजना है ये। बोलो, विश्व का भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल। अब विश्व की सबसे लंबी परियोजना कौन सी? हीराकुंड परियोजना। कौन से नदी के किनारे? किस राज्य में है? उड़ीसा में। कितना मीटर ये लंबा है? मतलब लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में है बच्चे। 4 किलोमीटर 801 मीटर हो गया। अगला परियोजना कौन सी? कोसी परियोजना। कोसी परियोजना किस नदी के किनारे? कोसी नदी किनारे। कौन इससे लाभान्वित होता है बच्चा? हनुमाननगर, नेपाल। वहीं पे ये बना हुआ है। थोड़ा बिहार भी इससे लाभान्वित हो जाता है कोसी परियोजना से। ठीक है बच्चे। अगले नंबर पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? किस नदी के किनारे? और कौन कौन राज्य प्रभावित होता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। इतना याद रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी हम जानते हैं। तो वो लोग पूछता है परीक्षा में, रिहंद परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? सोन की सहायक नदी रिहंद है, वहीं पे है। और ये कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और इस तरीके से अगला परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना ये कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी है, उस पर स्थित है बच्चे। कौन सा राज्य लाभान्वित है इससे? दक्षिण भारत की सबसे लंबी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। इस तरीके से अब यदि मैं तुम लोगों से पूछूं कि बोलो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के किनारे, तो बता सकते हो तुम लोग? बता सकते हो तो चलो बच्चे ध्यान देते हो तुम लोग। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे ये हमारा भारत का नक्शा तुम्हें दिखाई दे रहा है। इस भारत के नक्शे में हम यहाँ एक नदी बना रहे हैं। बोलो ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। और बगल में कौन सी नदी? यमुना नदी। अब गंगा यमुना मिल जाती है इलाहाबाद में, तो मिलते हुए सीधे आगे की तरफ आके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी में ये कोसी नदी आकर मिल रही है। देख लो बच्चे हनुमान नगर से। तो यहाँ पे एक परियोजना जो है, इसी को हम बोलते हैं कौन सी परियोजना? कोसी परियोजना। याद रखोगे तुम लोग? याद रखो। यहाँ पे मैंने बताया था ये है सिंधु नदी, ये है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास। तो ये सतलज नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे बच्चे? सतलज नदी पे एक परियोजना है। कौन सी परियोजना बता सकते हो? हाँ, इसे कहते हैं भाखड़ा नांगल। ये हो गया हमारा, ठीक से समझो, भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी नदी पे बच्चे?
सतलज नदी पे, इम्पोर्टेंट। फिर ये देख लो यहाँ पे उड़ीसा महानदी पे है, ये महानदी उड़ीसा की है। उड़ीसा के महानदी पे यहाँ एक परियोजना स्थित है, इसे हम कौन सा परियोजना कहते हैं? हीराकुंड। बहुत बढ़िया, ये है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना हो गया बच्चे। और ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी घाटी में एक परियोजना, इसे कौन सी परियोजना कहेंगे? दामोदर घाटी परियोजना। और यहाँ पे कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी है, कौन सी नदी है? तो तुंगभद्रा नदी पे एक परियोजना है जिसे हम कौन परियोजना कहते हैं? तुंगभद्रा परियोजना। इस तरीके से हम ये भारत का मानचित्र देखते हैं बच्चे। और भारत के मानचित्र में भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। कोसी परियोजना किस नदी पे? कोसी नदी पे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? महानदी पे। दामोदर परियोजना किस नदी पे? तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे? तुंगभद्रा। और ये देख लो यहाँ पे सोन नदी है, सोन की सहायक है रिहंद नदी। कौन सी सोन की सहायक है? इस रिहंद नदी पर एक परियोजना है जिसे हम कौन सा परियोजना कहते हैं? रिहंद परियोजना। इस तरीके से भारत में अगर हम कहें कि कौन कौन परियोजना किस साइड में, बता सकते हो तुम लोग? कोई दिक्कत बच्चे? ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी कंप्लीट करो तुम लोग।